सलाम लाहौर। नाज़रीन, ये वो सलाम है जो हम रोज़ाना लाहौर को पेश करते हैं, लेकिन आज का न्यूज़ नाइट असल में लाहौर को सलाम करने से कहीं ज़्यादा लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए लाहौर की तरफ से कुछ ऐसे लोगों को सलाम पेश करना है, कुछ ऐसे अपने बच्चों को सलाम पेश करना है जिन्होंने यकीनी तौर पर एक नई तारीख़ रकम की है। मैं बात करूँ मैट्रिक के नताइज के हवाले से और ख़ास तौर पर उन बच्चों के हवाले से जिन्होंने पहली पोजीशन भी हासिल की और उसके अलावा एक और चीज़ साबित की कि मेहनत, कामयाबी और जहानत सिर्फ अशराफिया की मेरास नहीं है। ये मेहनतकश बच्चे, मुझे कई बरसों से जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, कई बरसों से मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन जो है मेहनतकश होते हैं, वो मेहनत करते हैं और उन बच्चों को भी मात करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल होते हैं। आज का प्रोग्राम भी लाहौर के कुछ ऐसे ही बच्चों के नाम जिन्होंने अपनी जहानत से बड़ी कामयाबी हासिल की, अपनी मेहनत से बड़ी कामयाबी हासिल की, आज का प्रोग्राम मैं शुरू करने चाह रहा हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पर अल्लाह दिता मौजूद है, इनकी आर्ट्स में 3rd पोजीशन है मैट्रिक के इम्तिहान में। अल्लाह दिता मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनके वालिद मोहम्मद असलम हैं और मोहम्मद असलम जो है वो गधा गाड़ी चलाते हैं, उस पर सब्ज़ी लगाते हैं, मेहनत करते हैं और ये बच्चा इसी मेहनत के साथ उसी घर में रहते हुए, जहाँ पर बहुत सारे मसाइल थे, वहाँ पर रहते हुए उसने कामयाबी हासिल की। मेरी दूसरी मेहमान उस्मा वारिस हैं। उस्मा भी जो है एक मेहनतकश वालदा, एक मेहनतकश माँ, एक मेहनतकश खातून की बेटी हैं। फहमीदा उनका नाम है, घरों में काम करती हैं और वारिस मसीह इनके वालिद का नाम है। घरों में काम करते हुए वालदा अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और उस बेटी ने अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने उस बाप का जो मरीज़ है, जो बीमार है, जो ख़ुद कमा नहीं सकता, उसका भी नाम यहाँ पर रोशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को यहाँ पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरे तीसरे मेहमान जो हैं, ये टैलेंट के हवाले से मैं इस पर राना उमर फरहान की बात कर रहा हूँ, राना उमर फरमान की बात कर रहा हूँ, जो कि राना फरमान के साहबजादे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, बड़े मशहूर, बड़े काबिल वकील हैं। और ये पूरा ख़ानदान ही, मैं इनको अलहदा से अप्रिशिएट इसलिए मैं करूँगा कि माशाल्लाह आपका पूरा ख़ानदान ही बड़ा ज़हीन, बड़ा फ़तीन, और इससे पहले आपके बहन भाई भी पोजीशन लेते रहे हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको इस प्रोग्राम में। और अकमल सोमरू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, और उससे बढ़कर मैं इनको एक दानिश्वर की हैसियत भी देता हूँ। महकमा तालीम के हवाले से, तालीम के निज़ाम के हवाले से, इसके निसाब के हवाले से, इसके इशूज़ के हवाले से एक बड़ी पुख्ता राय रखते हैं। हमारे साथ बिल्कुल न्यूज़ रूम में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं ज़रा अल्लाह दिता से करूँगा। अल्लाह दिता, बहुत मुबारक हो कामयाबी की, पूरा लाहौर आपको मुबारकबाद पेश करता है। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी, कैसे इतने नंबर कैसे ले लिए, क्या किया था? दरअसल जो कामयाबी है ये लगन और मेहनत से आती है। सही। और मैंने लगन और मेहनत से काम किया, दिन रात एक कर दी और अच्छा। ये पोजीशन हासिल करने के लिए, और अल्लाह ने ये मेरी मेहनत कबूल की और मेरी जो वालिदैन की दुआएं और मेरे उस्ताद कराम जो मेहनत है, अल्लाह ने उसका मुझे फल दिया है। और आज मैं इस पोजीशन पर खड़ा हूँ कि पूरे लाहौर में 3rd पोजीशन पर रहा हूँ। पूरे लाहौर में आप 3rd। पढ़ते कैसे थे, कितनी देर पढ़ते थे? मैं सुबह फर्स्ट एरा उठता था, नमाज़ पढ़ता था और फिर थोड़ी सी वर्जिश करता था और फिर स्कूल चला जाता था। वहाँ से तकरीबन 12 बजे छुट्टी होती थी, वहाँ से 11 आ जाता था और 1:30 बजे ठीक अकेडमी चला जाता था। और अच्छा। अकेडमी से 4 बजे छुट्टी होती थी और जिस साल के पास मैं स्कूल पढ़ता था और वही साल मुझे ट्यूशन पढ़ाता था। सही। क्या नाम क्या उनका? सर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा, वही ट्यूशन पढ़ाते थे? वही ट्यूशन पढ़ा और उसके बाद मैं 11 आ जाता था और जो सबक अकेडमी में याद हो गए, बाकी 11 आके रात के 12-1 बजे तक पढ़ता था और फिर सो जाता था, फिर अगले दिन वही रूटीन जारी रखता था। उससे वाले सब क्या करते हैं? मुझे जो बताया गया कि आपके वाले जो है गधा गाड़ी है अपनी और उस पर सब्जी वगैरह, सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। उनकी क्या रूटीन है, कितने बजे निकलते हैं? वो तो मंडी वगैरह जाने के लिए बहुत सुबह उठते होंगे। वो सुबह 4 बजे उठते हैं और हमें उठाते हैं, नमाज़ पढ़े, हम भी उठ जाते हैं और हम मस्जिद में चले जाते हैं और वो घर में नमाज़ पढ़ते हैं और काम पर रवाना हो जाते हैं। सही। और सारा दिन मेहनत करते हैं और उन्हें दिन का पता है रात का, बारिश भी हो, चाहे फुल गर्मी हो या चाहे बहुत सर्दी हो, बारिश हो, वो सब्जी लाते हैं। बहुत गर्मी हो, उन्हें छुट्टी नहीं करनी। कभी वालिद के साथ खुद गए, कभी सब्जी के लिए कभी साथ लेकर गए कि आप भी काम करो ये साथ मेरे? मैं एक बार गया था 8वीं में। अच्छा। वैसे आपको पढ़ने के लिए उन्होंने? पढ़ने के लिए, वही मैं थोड़ी देर के लिए गया था, फिर वापस आ गया था, कोई सामान लाना था मंडी से। सही। उस्मा क्या रिहाइश क्या आपकी?
हमारी रिहाइश पांडव की गांव है और बाबा बुल्ले शाह के वालिद साहब का मज़ार है और उधर हमारा घर है, उनके मज़ार के सामने ही। सही, आपने भी 3rd पोजीशन आर्ट्स में ली है मैट्रिक के इम्तिहानात में, कैसा लग रहा है? सारी मुबारकबादें दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुशी महसूस करती हूँ। क्या क्या करते थे? ये अभी बताया अभी अल्लाह दिता ने कि वो तो इस तरह पढ़ते थे, आप किस तरह पढ़ती थी? मैं सुबह को 7 बजे स्कूल जाती थी और शाम को 5-6 बजे स्कूल से वापस आने के फ़ौरन बाद स्कूल से आने के बाद मैं कपड़े चेंज करने के बाद मैंने बुक्स पकड़ लेती थी और 11-12 बजे तक, जब तक मेरा सिलेबस सारी बुक्स का पूरा नहीं होता था, मैं पढ़ती रहती। सारा दिन पढ़ती रहती थी? हाँ जी। कुछ नहीं करती थी? और नहीं, मेरी अम्मी अबू घर का काम नहीं करने देते तो वो मुझे पढ़ने देते थे। तो आपकी अम्मी तो खुद जो है दूसरों के घर में काम वगैरह करती हैं। हाँ और जी। इससे जो है वालिद बीमार हैं आपके? हाँ जी। आपकी वालिदा का नाम? मजीदा। मजीदा। बड़ी खुश होंगी? हाँ जी, बहुत खुश है। उनको खुद तो वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी? हाँ जी। तो फिर कैसे उनको कैसे अंदाजा, वो आपको मजबूर करती थी पढ़ने के लिए कि पढ़ो बैठो करो कुछ, या खुद ही आप करती थी? मेरी अम्मी शादी से पहले मेरी अम्मी जब दूसरे लोगों के बच्चों को देखती थी स्कूल जाते हुए, मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि जब मेरे भी बच्चे होंगे मैं और उनको इतना ज़्यादा काम नहीं करवाऊंगी और उनको मैं बस सिर्फ पढ़ाऊंगी। और फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ जी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 बहनें हैं। 2 बहनें। दूसरी बहन की उम्र क्या है? मेरी दूसरी बहन की उम्र 13 ईयर है और वो 5 क्लास में पढ़ती है। वो 5 क्लास में? 5 क्लास में पढ़ती हाँ है। जी। और उसको भी पढ़ा रहे हैं, इसी तरह पढ़ा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ है किसका, किसकी मेहनत है, तो किसको आप क्रेडिट देंगी? अपने वालिदैन को और अपने असासा कराम को और मेरे अम्मी अबू को, इसलिए कि क्योंकि वो मुझे पढ़ने नहीं देते थे, जो भी काम होता था वो खुद ही करते थे। पढ़ने देते थे और खुद काम सारे के सारे हाँ काम जी। जो थे खुद करते थे। हाँ। क्या करना, क्या पढ़ के बनेंगी क्या आप? मैं टीचिंग की फील्ड में जाना चाहूँगी। लोग यही सोचते हैं कि टीचिंग की फील्ड में इतना नफ़ा बख्श नहीं है या जो भी है, लेकिन ये एक मुकद्दस पेशा है। हमारे मुल्क में टीचिंग को इतना नहीं ध्यान दिया जाता और टीचिंग जो एक टीचिंग में जाना चाह रही। अल्लाह, क्या आप क्या बनना चाहते हैं? मैं सीएसएस से कार्ड का ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सीएसएस करना चाहते हैं? मुल्क को खिदमत कर सकूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। यार मुल्क कौम की खिदमत तो खैर करनी करी, सीएसएस करके जरा बंदा अफसर बन जाता है। हाँ जी, अफसर बनना चाहते हैं। अफसर बनना चाहते हैं? सही सही सही। मैं राना साहब मुबारक हो जी, आपने ओवरऑल टॉप किया। और आपके घर में तो खैर पोजीशन नई बात नहीं, आप इससे पहले आपकी बहन भी आपके भाई भी, वो क्या पोजीशन ली उन्होंने? मेरे भाई की 3rd थी एफएससी में। अच्छा। और मेरे जो बड़ी बहन है उसकी 2nd थी मैट्रिक में और गालिबन 3 मार्क्स से उसकी ओवरऑल 1st रह गई थी। अच्छा। और उसका ये ख्वाब था कि मैं वॉकिंग एम्बेसडर पाकिस्तान का बन के ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ऐसी यूनिवर्सिटी में फिरूँ, जो उसने मिस किया 3 मार्क्स से। सही। वो भी उसके साथ जो थी लड़कियाँ जिनकी पोजीशन नहीं थी, दे गॉट 75 इन इंग्लिश एंड शी गॉट 70। तब उस दिन मैंने सोचा था कि ये आज तो मिस कर दिया। सही। लेकिन अगर बहन नहीं जा सकी तो क्या होगा? मैं जाऊंगा। 3 साल बाद ये ख्वाब मैंने माँ बाप ने बहन का पूरा करूंगा और मैं जाके दिखाऊंगा। सिर्फ एक टारगेट था, ओवरऑल 1st, 2nd 3rd नहीं, सिर्फ 1st। टारगेट ही 1st का था। कैसे पढ़ते? मैं असल में आज का मेरा प्रोग्राम जो है ना, उन लोगों के लिए भी है, वो बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे फेल भी हो गए, उनको बताना करते क्या थे, पढ़ते कैसे थे कि इतने नंबर आ गए। सबसे बड़ी बात कमिटमेंट होती है। सही। कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपने पढ़ना है कि आपने दूसरे काम में जाना है। बिल्कुल। दूसरे काम कौन से? दूसरे काम मतलब बाहर फिरना, दोस्तों के साथ फिरना और घर बैठ के भी टीवी में बैठ जाना और दूसरी मुश्किलों में इन्वॉल्व हो जाना। सही। उनसे बचें। और एक गैजेट्स हैं पास? गैजेट्स के पास, हाँ, गैजेट्स नहीं भी हैं, फिर भी लोग किताबों से दूर ही रहते हैं। तो किताबों वाला काम मेहनत वाला है, मगर बिलीव मी ये मेहनत उस मेहनत से अच्छी है जो मजदूरी वाली मेहनत है। इस उम्र में की हुई मेहनत जो है सारी उम्र आपके साथ चलेगी, आपको उसका रिटर्न देगी आपको। सही सही। अच्छा, पढ़ना, मैं टिप देनी है हमने। हाँ, टिप देनी है पढ़ना। जूनियर्स को टिप देता हूँ कि जिस दिन आप एंटर हो 9th क्लास में, तहैया करें कि आई एम द बेस्ट। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। सही। सेल्फ मोटिवेट करें अपने आप को और हर दिन पढ़ें, कोई दिन वेस्ट ना करें। हर दिन का रिकॉर्ड रखें कि आज मैंने क्या पढ़ा। सही। एनालिसिस करें कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको ये पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट डे आपको इस बात थोड़ा सा ग्रीफ रहेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा प्रीवियस डे, तो मुझे आज पढ़ना चाहिए, आगे कवर हो जाएगा। मगर इस तरह अगर आप जाएंगे, आपको पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, हैपहैज़र्ड मैनर में जाएं, तो फिर आपको मसला होगा। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जो इम्तिहानात हुए आपका ख्याल में ठीक हुए? कोई उसमें नकल वगैरह हुई कि नहीं हुई? ठीक थे? बेशक मेरा सेंटर था, वो बहुत अच्छे एग्जामिनर से। सही। उन्होंने नकल नहीं होने दी, बिल्कुल नहीं हुई। 7 बच्चे बैठे हुए थे, फिर भी
उन्होंने आंख नहीं उठाने दी। मैं नकल नहीं हुई उस्मा, नकल हुई? नहीं, नकल नहीं हुई। नकल नहीं हुई। नहीं, मैं आपका नहीं पूछ रहा, बाकी जो आपके साथ होंगे। नहीं, वो टीचरें बहुत ज्यादा थी और इसलिए नकल नहीं हुई। टीचरें बहुत ज्यादा थी और सख्ती कर रही थी? हाँ जी, सख्ती कर। नकल हुई? नो, मेरा स्टैंडर्ड बहुत सख्त था, मेरा उस्ताद करम बहुत सख्ती कर रहे थे, जो बहुत सख्ती कर रहे थे। नकल नहीं हुई। नकल ये एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन जो बड़े अरसे से पंजाब में जो है मौजूद रही, लेकिन वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जब पहली मरतबा वज़ीर आला बने तो उन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया और कहा कि हम नकल नहीं होने देंगे। ऐसा ऐसा ये सिस्टम बनता चला गया। अकमल सोमरू मेरे साथ मौजूद है, वो इम्तिहानी निज़ाम को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं और ये समझते हैं कि वाकई यहाँ पर सूरत हाल बेहतर हुई है नकल के हवाले से कि नहीं। लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो उनसे ही जानूंगा कि फुल प्रूफ इम्तिहानी निज़ाम है या नहीं, या इसमें अगर इस्लाहात और बेहतरी की ज़रूरत है तो किस हद तक है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। इस वक्त मेरे पास वो मेहमान है जिनको हम सब पूरा लाहौर सलाम पेश करता है, इनकी असमत को, इनकी बड़ाई को, इनकी जहानत को और जो इन्होंने कामयाबी हासिल की इसको। आने वाला हमारा कल यही है। मैं बात कर रहा था इम्तिहान निज़ाम के हवाले से, जब मैं ब्रेक पर गया था। अल्लाह भी यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद असलम के साथ आते हैं, सब्ज़ी का काम करते हैं गदा गाड़ी पे, और बेटे ने आज ये इज़्ज़त दी कि आज जहाँ हमारे पास और मुख्तलिफ, मैं सिर्फ आज सर्टिफाइड 2 की बात क्यों करूँ, मैं तमाम चैनल्स की बात करता हूँ, वो जहाँ वज़ीरों और मशीरों के बयान चला करते थे और उनकी तस्वीर दिखाया जाया करती थी, आज वहाँ पर अल्लाह भी बैठा हुआ है, आज वहाँ पर उस्मा वारिस भी बैठी हुई है, उस बाहिम्मत खातून की बेटी, मजीदा की बेटी और पांडोकी से जिसका ताल्लुक लोगों के घरों में काम करना। और बेटा यहाँ पर तो वज़ीर आके बैठते हैं, यहाँ पर तो बड़े बड़े ताजर आके बैठते हैं, यहाँ पर तो बड़े बड़े दानिश्वर आकर बैठते हैं। ये आपने अपने माँ बाप को इज़्ज़त बख्शी है। और मैं जब प्रोग्राम की बात करता हूँ तो मैं बहुत सारे उन बच्चों को भी पैगाम देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर राना फरमान भी, उमर फरमान भी मौजूद हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये चीज़ होती है कामयाबी, और इस तरह आप अपने घर को, खुद को इज्जत देते हैं। बिल्कुल उमर ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अभी की मेहनत आप कर लेते तो अगली सारी ज़िंदगी आपकी आसान गुजरेगी। ज़रूरी अल्लाह जो है सब्ज़ी भी बेच सकता है, बिल्कुल अपने वालिद के साथ रेडी भी लगा सकता है, लेकिन उसने क्या सोचा, क्या उसने कहा मैं CSS करूंगा, मैं एक ऑफिसर बनूंगा और जो अपने ख्वाब हैं उनको मैं पूरा करूंगा। सिस्टम की बात कर रहे थे, अकमल सोमरू साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अकमल साहब, इम्तिहानी निज़ाम, नकल नहीं, बच्चे कहते हैं नकल नहीं हुई, आप समझते हैं कि इम्तिहानी निज़ाम जो है वो अब फुल प्रूफ हो गया, बेहतर हो गया? जी नजम साहब, इस हवाले से बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं और इन बोर्ड्स के तहत जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात दिए जाते हैं तो यहाँ पर नकल के हवाले से बहुत सख्ती है और नकल नहीं की जाने दी जाती, और बल्कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस है। खुफिया टीमें भी होती हैं, वो भी मॉनिटर कर रही होती हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस सारे अमल के अंदर जब नताइज आते हैं तो यकीनन हम हर साल ऐसे पोजीशन होल्डर्स की ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं जो मेहनत कश का बच्चा होता है, जो मज़दूर का बच्चा होता है। और मज़दूर और मेहनत कश का बच्चा हमेशा अपनी ज़ाती मेहनत से आगे बढ़ता है और वो निचली सतह से उठ के समाज के उस तह का हिस्सा बनता है जहां पर उसकी कोई पहचान होती है। अकमल, इनकलाब यही है, तब्दीली यही है। हम जिस इनकलाब की बात करते हैं, जिस तब्दीली की बात करते हैं, किसी भी घर में वो सिर्फ तालीम के जरिए आ सकती है। अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल जिसका हो जाएगा वो उसके जरिए तब्दीली आएगी, वरना कोई ऊपर से बारिश करके ऊपर से जो है किसी स्काई लैब की तरह नाज़िल नहीं करेगा। लेकिन नजम साहब, यहाँ पर जो है ना, हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी सोचने की जरूरत है। ये दोनों बच्चे जो आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा हैं और बहुत सारे लाहौरी जो हैं इनको सुन भी रहे होंगे, और ये यकीनन जो है एक रोल मॉडल हैं उन फैमिलीज के लिए जो हैव्स नॉट हैं। लेकिन हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना है। वो बच्चे अगर आप सिर्फ लाहौर बोर्ड की मिसाल लें तो लाहौर बोर्ड के इन इम्तिहानात में 63,000 बच्चा फेल हो गया है। ये वो बच्चा है जिसको ना सोसाइटी ने अपनाना है, जिसको ना हुकूमत ने अपनाना है, जिसको ना रियासत ने अपनाना है, और इसमें अक्सरियत उन बच्चों की होगी जो गरीब खानदान के हैं। ये सिर्फ एक बोर्ड की बात है। अगर 9 बोर्ड की बात करें तो कमोबेश 3 लाख बच्चा फेल हुआ है।
ये 3 लाख बच्चा कहाँ जाएगा, इसकी प्लानिंग कौन करेगा? आप 3 लाख उसकी बच्चे की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि जो पास हुआ है वो कहाँ पे जाएगा? क्या आपके पास आगे सरकारी सतह पे इतने कॉलेजेस मौजूद हैं कि वो वहां पर जा सके? आप तो फेल होने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये पास होने वाले कहाँ पे जाएंगे और कितने कॉलेजेस में जा सकते? अच्छा हाँ, अब इस पर भी आ जाते हैं। अब जो पास होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद है, वो तलबा जिन्होंने सिर्फ लाहौर बोर्ड के तहत इम्तिहानात दिए है, वो ही सिर्फ 1 लाख प्लस हैं, कोई 1,20,000 के करीब तलबा हैं जो लाहौर बोर्ड से पास हुए। अभी बाकी बोर्ड्स की बात नहीं हो रही। और लाहौर क्योंकि कॉलेजों का शहर है, यहाँ पर इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, पूरे सूबे से पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो लाहौर का रुख करते हैं, यहाँ के अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ना चाहते हैं। अब वो बच्चे भी यहाँ पर आएंगे। हमारे पास लाहौर में सिर्फ 54 सरकारी कॉलेजेस हैं और इन 54 सरकारी कॉलेजेस में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की कैपेसिटी है वो सिर्फ 45,000 है। माफ़ कीजिए। अब बाकी जो है 55,000 प्लस 60,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारे पास जो फिगर्स मौजूद हैं अकमल, वो इस तरह के हैं कि जो यहाँ पर 2,16,692 उम्मीदवार थे और उनमें से 1,53,469 पास हुए। 1 लाख से ज़्यादा जो हैं या तो प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे या कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं दोबारा आपके तरफ आऊँगा। आज का थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ, आज एक डिफरेंट चीज़ हुई। आज आपको वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बुलाया, कैसा रहा? उमर सर डिजर्विंग स्टूडेंट्स को बुलाया था। अच्छा, आप नहीं गए थे उसमें, सिर्फ डिजर्विंग थे? अल्लाह का शुक्र है मेरे वाले साहब को, नहीं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनको और ज्यादा कामयाबियां दे। आप उनमें शामिल नहीं थे, आप थे उसमें? हाँ जी। कैसा रहा वज़ीर आला के साथ मुलाकात, कैसी रही? बहुत अच्छा फील हो रहा था, कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि वज़ीर आला के साथ हाथ मिलाया गया, उनके साथ ग्रुप फोटो हो गई। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। तो आपको बाहर भी भेजेंगे, आपको सैर के लिए भी भेजेंगे। आपको 1 लाख रुपया भी मिला? हाँ जी बिल्कुल। लैपटॉप भी मिला? लैपटॉप भी मिला। 1 लाख रुपया जो मिला, क्या करेंगे 1 लाख से? अभी सोचा नहीं है, कुछ बेहतरी करेंगे। बेहतरी करेंगे। लैपटॉप आता है चलाना? इस पे इंटरनेट पे बाकी चीज़ों पे ये कंप्यूटर चलाना आता है? हाँ जी आता है। मैं 3 माह कोर्स अभी कर रहा हूँ। अच्छा। ये चौथा माह मेरा कंप्लीट होने वाला है, इसके साथ मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सही। और मैं काफ़ी हद तक चला लेता हूँ, काफ़ी हद तक जो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पता है फेसबुक वगैरह क्या होती है? हाँ जी पता है। क्या होती है? ये सोशल मीडिया और जिस पर तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। सही। फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ है? हाँ जी बना हुआ। अभी बनाया है? अभी बनाया, ये 2 हफ्ता पहले। अच्छा, लैपटॉप मिला, उसको चला के देखा? नहीं अभी नहीं देखा। अभी नहीं देखा। उसमें आपको मिला लैपटॉप? हाँ जी। कैसा, क्या पहले चलाया कभी लैपटॉप? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं चलाया। फोन पे कभी किया कुछ? इसका फोन इस्तेमाल करती हैं आप? हाँ जी, फोन करते हैं इस्तेमाल। तो लैपटॉप अभी नहीं किया? हाँ जी। कैसा लगा? उसको चला के देखा, उसको खोल के देखा? हाँ जी, उसको खोल के देखा है, लेकिन उसको चलाने से पहले हम इधर आ गए। इधर अभी चला के नहीं देखा? हाँ जी। सही सही सही। और 1 लाख रुपया मिल गया? हाँ जी। चेक मिला है? हाँ जी। क्या करेंगे 1 लाख से? मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन शायद घर में वो इस्तेमाल हो, घरेलू खर्चे के लिए। घर अपना है? हाँ जी, घर हमारा अपना है। घर अपना है, सही। घर में इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ जी। चले। लेकिन आपको लैपटॉप तो मिला है, और मुझे मैं सुना कि आपका तो बहुत जबरदस्त किस्म का है। बहुत अच्छा लैपटॉप है। कितना का अच्छा है? प्रो बुक 448 है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मैकबुक जो एप्पल ने बनाई है। स्लिम है, स्टोन ग्रे है और विंडोज़ 8 इसके अंदर, बहुत फास्ट है। और जो स्कीम वाले लैपटॉप है उससे डिफरेंट प्राइस है और डबल से भी ज़्यादा प्राइस है उसकी। अच्छा। प्लस नहीं, आपको फर्क कैसे पता? ये कैसे पता है कि स्कीम वाले जो बाकी जो हैं उनसे बेहतर है? ये कैसे पता आपको? तो स्कीम वाले लैपटॉप मेरे घर में 2 हैं। अच्छा, पहले जो भाई को और बहन को मिले हुए हैं, एक्सपीरियंस मैंने किया यूज़ करके। अच्छा। और उसकी जो मैं अभी मुझे मिला, मैंने कल रात को मेरे बड़े भाई ने खोला था, तो उसकी शेप ही और है, ठीक है। और वो स्लिम है, लाइट वेट है, और नेट पे उसकी स्पेसिफिकेशंस देख रहा था, वो बहुत आगे इन लैपटॉप से। सही। जो स्कीम में दिए गए हैं। आपके लिए तो खैर 1 लाख रुपया इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी लाख का क्या करेंगे? लाख का इंशाल्लाह मैं शॉपिंग करूंगा जब मैं बाहर जाऊंगा एज अ वॉकिंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट कंट्रीज। मुझे तो पता लगा कि सिर्फ वज़ीर आला की तरफ से 1 लाख रुपया नहीं, आपकी वालदा ने भी माशाल्लाह आपको 1 लाख रुपया दिया। जी, मेरे भाई को 50 दिया था थर्ड पे, और बहन को 75 दिया था सेकंड पे। उन्होंने कहा था अच्छा, ये पूरा घर में पूरा फैमिली में रेट मुकर्रर है कि जो टॉपर है उसको 1 लाख रुपया, और जो सेकंड वाले को 75,000 और थर्ड वाले को 50,000, और आपने 1 लाख रुपया वालदा से ले लिया। और वालिद क्या करेंगे? वो 2 लाख देंगे, वो क्या करेंगे? नहीं, वालिद ने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं सबसे लेटेस्ट फ़ोन लेके दूंगा उस वक्त, और गाड़ी लेके दूंगा। उम्मीद है कि फादर को भी काम है, कोई जाना है उन्होंने, वो आएंगे ट्यूसडे को। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आप पढ़ते थे
जब पढ़ते थे तो क्या मुश्किल क्या पेश आती थी उसमें? मुश्किल कॉन्सेप्ट थोड़े से जो मुश्किल होते थे सही, उन्हें समझना, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट थे, बाकी ये तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उम्र आर्ट्स में भी आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। साइंस में तो आप फिर जो है गिने चुने नंबर आप गिनती के ले आते हैं, लेकिन इसमें आपको नंबर लेने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। जी, हम साइंस में भी कहते हैं, मेरे फादर अक्सर कहते हैं कि पोजीशन आर्ट से आती है आपकी हमेशा। अच्छा, फाक स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू, पोजीशन यहीं से निकलती है, इंग्लिश से। यही नंबर हैं जो बहुत कम बच्चे लेते हैं। बाकी साइंसेज में तो आप अगर रिजल्ट निकालें डीपीएस का तो कितने बच्चों के पूरे हैं? 150। डीपीएस में फैकल्टी ऐसी है, लैब्स ऐसी हैं, कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, बेहतरीन स्कूल है और बेहतरीन टीचर्स हैं वहाँ पे, आपको अकोमोडेट करते हैं, इसलिए डीपीएस के रिजल्ट। मुश्किल लोड शेडिंग तंग करती थी? हाँ जी। कितनी होती थी लोड शेडिंग? लोड शेडिंग 1 घंटा रहती थी, 2-2, 3-3 घंटे नहीं आती थी। देहात में अभी भी लाहौर के शहर से ज्यादा होती है? हाँ जी, बहुत ज्यादा होती है। सही, लोड शेडिंग होती थी? नाइट में बहुत ज्यादा होती थी, ट्रेन में थोड़ी कम हो गई थी, ट्रेन में 6 घंटे हो गई थी। फिर 9 बजे जाती थी, फिर 1 बजे जाती थी, फिर 3:30 जाती थी, फिर रात को 9 बजे जाती थी, फिर रात को 12 बजे जाती थी, और फिर दिन को 4:15 जाती थी, फिर 6 घंटे जाती थी। ये 10th। अच्छा, 10th में जो है अब लोड शेडिंग कम हुई है पहले की निस्बत। सही सही। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो वो बड़े दिलचस्प से सवाल है, कुछ इनसे भी करने हैं, अकमल साहब से भी एक डिस्कशन करनी है, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से, इनमें जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए वो बच्चे हमारे पास मेहमान हैं। मैं चाहता हूं कि आज वो तमाम बच्चे ज़रूर प्रोग्राम देखें जिनके नंबर बहुत कम आए, जिनकी 2nd डिवीज़न आई, जिनकी 3rd डिवीज़न आई, और जो फेल हो गए, वो ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें और ये जानें कि आपके पास, मैं सब बच्चों के बारे में ये कह सकता हूँ, उनके पास कोई ना कोई जवाब ज़रूर होगा। कोई ये कह रहा होगा कि मेरे वालिदैन जो थे मुझे पढ़ने नहीं देते थे, घर के काम करवाते थे। कोई ये कह रहा होगा हमारे टीचर अच्छे नहीं थे, वहाँ पर हमें सही पढ़ाया नहीं जाता था। बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन ये बच्चे आपके सामने मौजूद हैं। इनको बुलाने का मकसद भी मैं समझता हूँ कि इनको अप्रिशिएट करना अपनी जगह पर, इनको सलाम पेश करना अपनी जगह पर, और इससे भी कहीं ज़्यादा अहम है कि मैं अपने उन बच्चों को जो 63,000 अभी जिनकी बात कर रहे थे अकमल सोमरू साहब, उनको जो है पैगाम दिया जाए। और जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से, अभी ब्रेक पर मैं बात कर रहा था तो राना उमर जो है बड़ी दिलचस्प, बड़ी अहम बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपने, नकल तो नहीं होती, लेकिन आपको एतराज़ है इस ग्रेडिंग सिस्टम पे? यस सर, बिल्कुल एतराज़ है। अगर आप पेपर्स खोलें तो मैं बताना चाहूँगा, जब 9th क्लास थी तो हम सब बहुत मेहनत करते इस नंबर लेने की वजह से। मेरे साथ एक लड़की थी टॉपर, जो टॉप करते थे हम लोग, और एक लड़का था मोहम्मद मौज मुश्ताक, और दूसरी फरहीन ज़िक्रिया। सारे 98% पे स्टैंड करते थे। मुझे भी वो दिन याद, जब रिज़ल्ट आया, मैंने रिज़ल्ट देखा, आई गॉट 546 आउट ऑफ 550। मैं बहुत खुश था। फ़ौरन मैंने रिज़ल्ट खोला, क्या नाम, अपने दोस्त भी था मेरा और टॉपर भी था, ही गॉट 536, 70 उर्दू में। हालांकि उसकी राइटिंग खताती वाली है, वो लाहौर में जीता हुआ है कॉम्पिटिशन उर्दू की राइटिंग का। और फरहीन का मैं देखने गया अकेडमी, शी गॉट 524। मैं देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर आप देखें, वो आपके कंपटीशन में थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग 540 प्लस फ्रॉम हर, प्लस। तो इसका मतलब आपको ये लगा कि उनको नंबर एक ही एग्जामिनर जो है वो अपनी मर्जी से नंबर दे देता है, जिसको आप अगर देखें ना, उर्दू के पेपर आप खोलें, जिस बच्चे ने तशरीह तैयार की पूरा साल, रेफरेंसेस याद किए, उस बच्चे के वो शेर काट रहे हैं, उसको वो 60s में ग्रेड कर रहे हैं, और एक बच्चा पूरी लाइन जो है वो क्या नाम है कुछ भी नहीं लिख रही, उन्हें अवार्ड कर रहे हैं फुल मार्क्स, 75 आउट ऑफ 75 अवार्ड किए जा रहे हैं। और डिजर्विंग बच्चे, फरहीन ज़िक्रिया, मौद मुश्ताक, इस तरह के बच्चे जो टॉपर्स हैं, उनको आप ग्रेड नहीं कर रहे। एग्जामिनर्स के ऊपर मैं अकमल साहब आपकी तरफ आना चाह रहा था कि एग्जामिनर्स के ऊपर जो है अदम इत्मीनान, इसको आप किस तरह देखते हैं? और आप समझते हैं कि ये जो इम्तिहानी निज़ाम है, नकल चाहे नहीं होती, लेकिन क्या ये हमारे स्टूडेंट्स का टैलेंट पूरी तरह चेक कर सकता है, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत को गेज कर सकता है सही तरह से? देखिए नजम साहब, हमारे यहाँ चाहे मैट्रिक है या इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जब होते हैं, तो ये इम्तिहानात और इसके जो पर्चे सेट किए जाते हैं, ये जहानत को टेस्ट करने के लिए नहीं होते, ये टेस्ट करते हैं मेमोरी को, कि हमारे यहाँ एक बच्चे की मेमोरी लेवल क्या है और वो चीज़ों को कितना मेमोराइज कर सकता है। और जब ये नंबर कटते हैं, ये इसी वजह से कटते हैं कि कोई ऐसा तालिब इल्म
जो थोड़ा सा हट के लिखता है, अपने माइंड से लिखना चाहता है, तो उसके नंबर काट लेते हैं जो एग्जामिनर्स हैं। उसकी वजह यह है कि जो सेट पैटर्न है, जो सिलेबस है, और उस सिलेबस के अंदर जो कुछ लिखा है वही लिखोगे तो नंबर आपको एज इट इज मिल जाएंगे। इसका क्या मतलब, वो हमें फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पे ज्यादा चले जाना चाहिए क्या? क्या कहते हैं नहीं, देखिए हमारे पास जो बेहतरीन मॉडल्स है बच्चों को जज करने का और उनको क्रिएटिविटी की तरफ लाने का, वो ओ लेवल और ए लेवल का मॉडर्न है, का पैटर्न है। उसकी वजह यह है कि वो आप बच्चे को सेंसिटाइज करके उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है। आप बच्चों आप से समझते हैं कि हमारे इम्तिहानी निजाम में इस्लाहात की और इसे बेहतर बनाने की जरूरत है? देखिए, इस्लाहात के नहीं, इसको पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि ये जो बच्चे फेल हो गए हैं, या वो बच्चे जिनके सी, डी और ई ग्रेड में जिन्होंने पास किए ये इम्तिहानात, वो कहां जाएंगे? उनको ना कोई सरकारी नौकरी मिलनी है, उनको ना कोई अच्छे तालीमी इदारों में दाखिला मिलना है, वो उनका मुस्तकबिल दांव पर लग जाना है। वो क्या बनेंगे? मजदूर बनेंगे या किसी फैक्ट्री, किसी उस वर्कशॉप में काम कर रहे होंगे। तो ये हमें सिस्टम रिवैम्प करने की जरूरत है। पूरे का पूरा हमें जो है रिवैम्प करना है। डिफरेंट हो बच्चे यहाँ पर मौजूद है, पोजीशन लेना वो बहरहाल कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ पर एक दो थोड़े से रूटीन से हट कर सवाल मैं करना चाह रहा था। अलग आपको पॉलिटिशियन, सियासतदान कौन सा अच्छा लगता है? सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो एजुकेशन पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो लोग कहते हैं सड़कें बनाने पे तवज्जो दे रहे हैं सारे के सारे, आप कहते हैं एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं। वो नवाज शरीफ सड़कें बनाने पर दे रहा है, शहबाज शरीफ एजुकेशन पर दे रहे हैं। और आपको लैपटॉप दे दिया ना, इसलिए 1 लाख रुपया दे दिया, इसलिए आपको अच्छा लगना शुरू हो गया शहबाज साहब। लेकिन देना तो अच्छी बात है, दूसरे सूबों को भी देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वो दूसरे सूबों से बुलाकर भी देते हैं, तो ये एक बहुत हौसला अफजाई वाली बात है। और खासतौर पर फॉरेन टूर ने तो उमर फरमान को पोजीशन लेने पे मजबूर कर दिया। ये एक तरह से इंसेंटिव उन्होंने दे दिया मेहनत करने के लिए, कामयाबी के लिए। उसमें आपको कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है? मुझे शहबाज शरीफ। आपको भी शहबाज शरीफ अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं, इसीलिए। अच्छा, दहशतगर्दी की वजह से हजारों रोजाना बहुत से लोग मर जाते हैं। सही। और इसलिए वो इस दहशतगर्दी को खत्म करने। शहबाज शरीफ जो है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको अच्छे लगते हैं। फौज भी कर रही है हमारी, उसमें फौज कुर्बानियां दे रही है। जनरल राहील शरीफ जो है वो उसकी क़यादत कर रहे हैं, हम उन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं साथ साथ। और क्योंकि हमारे फौजी जवान वहां पर जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। मुझे आपको कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है? मैं जिक्र करूंगा शहबाज शरीफ का, क्योंकि उसके पीछे स्पेशल वजह है। उनके आने से पहले जो पोजीशंस बोर्ड में आती थी, उनको अगर आप चेक करें तो वो अमीर तबके की आती थी, बिक जाते थे सारे पैसे लेकर जो नंबर लगवा लिए जाते थे। हाँ, अब इस तरह है कि अगर ऐसा होता तो मेरी पोजीशन ना आती। मैं आपको क्लियर कट बात करूंगा। और बेशक से निज़ाम ट्रांसपेरेंट कर दिया, बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट है। मैं गुजारिश करूँगा कि मजीद ग्रेडिंग सिस्टम को बेहतर किया जाए, एग्जामिनर को पकड़ा जाए जो नाइंसाफी करता है। बच्चों ने मेहनत की होती है। एग्जामिनर जो है उन पर भी एक चेक होना चाहिए। जी बिल्कुल, उनको भी देखा जाना चाहिए। एक नंबर का हिसाब होना चाहिए। तो बच्चे ने पढ़ा से नंबर अवार्ड किए जाए, उसने मेहनत की है, उसने रातें जागी। आप मेहनती लोग हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आप बड़े मेहनती लोग हैं। मुझे अल्लाह ये बताएं कि अगर आपको हुकूमत मिल जाती है, आप हुक्मरान बन जाते हैं, बाख्तियार बन जाते हैं, तो आप वजीर आजम बन जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं मुल्क की जो महंगाई इतनी बढ़ रही है और जो गरीब उनका आए दिन जीना मुश्किल हो रहा है। सही। मैं चाहूंगा महंगाई कम से कम हो, ताकि जो गरीब है उसका महंगाई कम करने के लिए आप जो इकदाम करेंगे। जो गरीब है और आप बनती हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ। वैसे खातून पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है बन चुकी हुई हैं, लिहाजा हमारे यहाँ तो कोई नई बात नहीं होगी। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, आप क्या करेंगी? मैं उनके लिए यही करना चाहूंगी कि उनके लिए ऐसे अदारे कायम करूंगी जहाँ पे छोटे बच्चे और खास तौर पर बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं। सही। वो सड़कों पे बैठे होते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने भी कपड़े नहीं पहने होते और वो भीख मांग रहे होते हैं और वो चीजें बेच रहे होते हैं। और ज्यादातर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। हाँ, अगर पहले से इदारे मौजूद हैं हमारे यहाँ, बुजुर्गों के लिए भी मौजूद हैं, बच्चों के लिए भी, लेकिन आप चाहती हैं कि मजीद इदारे और कोई भी आपको बाहर लावारिस इस तरह नजर ना आए। एक वेलफेयर स्टेट का यही तस्वर, यही होना चाहिए कि वो सबका ख्याल रखे। उमर, आप क्या करेंगे अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? मैं सबसे पहले तो करप्ट लोगों को फारिग करूंगा। अच्छा। और सिंसियर लोग लाऊंगा जो गवर्नमेंट में आएंगे और अवाम का भला करेंगे। और इसके बाद मैं मुल्क में ज़कात के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करूँगा ताकि दौलत गर्दिश करे,
सिर्फ अमीर तबका अमीर से अमीर हो जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जिससे माशी बैलेंस जिसे हम कहते हैं वो बिगड़ रहा है। सही। इसको मैं बेहतर अच्छा, करूंगा। फिर मैं कहूँगा कि मुझे अपने प्रोग्राम के ना जो एक खास चीज, एक खास पैगाम होता है, वो बच्चे जो पास नहीं हो सके, जो कामयाब नहीं हो सके, जो कम नंबर लिए, उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें कि अब अगली दफा मैट्रिक में जो अपीयर हो रहे हैं वो क्या करें, कोई पैगाम? सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह की आजमाइश है, इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। मजीद मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको रिवॉर्ड देगा और आप जरूर पास होकर निकलेंगे। मेहनत के साथ एक ही फार्मूला, एक ही चीज, मेहनत और दूसरा अल्लाह पे यकीन, और अल्लाह से नाशुक्री ना करें, नाशुक्री सब्र करें और शुक्र। उस्मा, आप कुछ लड़कियों को कहना चाहें, दूसरों को जो पेपर्स में अपीयर हो रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें? बहुत सारे लोग हैं, बच्चे बड़े बहाने बनाते हैं, हाँ जी हम इस वजह से फेल हो गया, हम इस वजह से पास नहीं हो सके, हमारे नंबर इस वजह से नहीं आए। आप क्या पैगाम देंगी? मैंने यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें कोई सबक हार्ड लगता है तो वो ये ना कहें कि हमें मुश्किल लगता है तो हम इसे छोड़ दें। उन्हें उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और दिन रात एक करके, चाहे बारिश हो जो भी हो, अपने स्कूल को मिस नहीं करना चाहिए, छुट्टी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बहाने करके बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे ये हो गया, इस तरह छुट्टियां जो है ना वो बड़ी गलत बात है। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव मिलते हैं या जो मरूजी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से आना होता है, लेकिन नहीं, हमें पूरी बुक को पढ़ना चाहिए। हाँ, और वो बुक होती है इसलिए कि उसको पढ़ा जाए, उससे लर्न किया जाए। अल्लाह तक क्या मैसेज देंगे उन लोगों के लिए जो कामयाब नहीं हो सके? मैं यही मैसेज दूंगा कि वो लगन से काम करे, लगन बहुत ज़रूरी है। अगर लगन नहीं तो इंसान किसी काम का नहीं है। और जो बच्चे कामयाब नहीं हो सकते, और उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। जो सवाल उन्हें याद नहीं होता ज़्यादा है, वो थोड़ा याद कर ले और ठीक याद कर ले, इसकी बजाय कि वो ज़्यादा कर ले, याद कर ले, रट्टा लगा ले और उन्हें याद न रहे, थोड़ा कर ले और ठीक कर ले, और उसको कंसेप्ट को क्लियर करें, समझ के खाली रट्टा। अभी अकमल सोमरी साहब भी ये कह रहे थे कि हम मेमोराइज करते हैं, उसको उर्दू में बड़ा गलत सा लफ्ज उसके लिए हम रट्टा लगा लेते हैं उसका। बहुत सारी चीजें हमें मेमोराइज करनी पड़ती है, हमें टेबल्स को, पहाड़ों को याद ही करना पड़ेगा, हमें कुछ अलजबरा के जो फार्मूला, कुछ चीजें तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हर चीज को रट्टा लगाने की बजाय समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। मेरा यकीन है उस्मा, अल्लाह, राना उमर साहब, तमाम के लिए, आपके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल आ गया है और उसकी बुनियाद आपने यहाँ पर खुद रखी है। किसी और का इसमें कोई कमाल नहीं है, आप लोगों ने मेहनत की है, आपको उसका रिवार्ड मिला। और यही पैगाम मेरा तमाम उन बच्चों के लिए जो पोजीशन नहीं ले सके, ख़ास तौर पे वो बच्चे 63 हज़ार जो यहाँ पर कामयाब नहीं हो सके, मैं उनको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि कामयाबी आपको भी मिल सकती थी, लेकिन आप ये देखें कि आप वक्त सर्फ कहाँ पे करते हैं। अगर आपके माँ बाप ने, आपके वालिदैन ने आपको कुछ अच्छे गैजेट्स लेकर दिए हुए हैं, आपके बाहर आपने दोस्त बना रखे हैं, तो इन चीज़ों में अगर आप वक्त सर्फ करते हैं तो फिर इस वक्त की अयाशी जो है तमाम उम्र आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस वक्त मेहनत कर लेते हैं, एक अच्छी बुनियाद बना लेते हैं, तो फिर अगर अल्लाह देता असलम सब्जी वाला जो गधा गाड़ी चलाता है, उसका बेटा कल अगर CSS अफसर बन जाता है और आपके बड़े बड़े वालिदैन, अमीर वालिदैन, और आप जो हैं कुछ भी नहीं करते, तो यकीन कीजिए गलती आपकी होगी, खामी आपकी होगी। इनसे सीखें। इसी के साथ मैं अकमल सोमरी साहब का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसी ख्याल के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ कि हमारे सारे बच्चे अच्छे बच्चे होंगे। अल्लाह हाफिज़।